आज की टॉक शुरू होती है उसके बाद जब आपने एक बिल्डर से सामान खरीद लिया है। आई मीन यू हैव ऑलरेडी डन योर होमवर्क, यू हैव agreed to the sales page, you have agreed to the builder, you have agreed to the unit। आपने सामान खरीद लिया और बिल्डर जो है वो आपको सामान अगले 4 से 5 साल में देने वाला है। ये जो 4 से 5 साल का टाइम है इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। There are a lot of things which happen, lot of things which can happen, which ideally should not happen। और उनसे आप एज अ रिटेल बायर किस तरह से आज से तैयारी कर सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो आपको किसी तरह की परेशानी ना आए या आपके जो राइट्स हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम्स ना आए। आज की टॉक उसके बारे में है। आज की टॉक वो चर्चा करेगी कि कैसे आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लड़ाई की तैयारी कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि लड़ाई करनी पड़े बल्कि इसलिए अगर जरूरत पड़े तो उस वक्त में आप कमजोर ना पड़े। सो मैं बिना आगे का समय लगा फटाफट एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। एंड आज की टॉक थोड़ा लंबा होगा। आप जो चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारा प्रोप्राइटरी मटेरियल है जो मैं शेयर नहीं करूंगा। सबसे पहले आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल टिप्स है, सुनने में बहुत छोटी और ऐसा लगेगा यार ये क्या फालतू बातें हैं, बट 4-5 साल का एक रिलेशनशिप को मैनेज जो करना होता है एक बिल्डर के साथ में, वो सफिशिएंट लॉन्ग रिलेशनशिप है कि आप इन चीजों का ध्यान रखें। एक नया सिम कार्ड खरीदिए। अगर आप 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं तो 200 रुपए का सिम कार्ड खरीदें जिसके अंदर आपका काम महीने का 100 रुपए का रिचार्ज करवाना है ताकि आपके उस नंबर के ऊपर किसी भी तरह की कोई कॉरस्पॉन्डेंस कभी भी मिस ना हो। इसके बाद उस सिम कार्ड से लिंक्ड एक नया जीमेल आईडी बनाइए, और मैंने यहाँ स्पेसिफिकली जीमेल आईडी लिखा है। जीमेल आईडी बनाइए। इस पर्टिकुलर बुकिंग को, आपने अभी तक घर नहीं खरीदा है, आपने बिल्डर के पास बुकिंग कराई है, इस बुकिंग को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि आप एक नया जीमेल आईडी बनाएं। उसके बाद जो आप पोस्टल एड्रेस देते हैं वो ऐसा दें जहां पर आपकी चिट्ठियां पहुंच सकती हों। फिर एक फाइल खरीदिए जो ऑफिस फाइल होती है, जो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर यूज होती है, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चिट्ठियां दस्तावेज लगाए जाते हैं। उस फाइल को इस्तेमाल करने का तरीका सीखे, और कुछ नहीं तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। उसमें धागा नीचे से घुसाना पड़ता है ताकि कागज ऊपर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए जा सके। उसके बाद एक लिस्ट बनाइए उस प्रोजेक्ट में और कितने ब्रोकर्स काम कर रहे हैं। आपने एक आदमी से खरीद लिया है, एक ब्रोकर के थ्रू आप एक बिल्डर तक पहुंच गए, लेकिन जो ये आपकी जर्नी थी जब आप लोगों से बात कर रहे थे, आपने और 2 4 5 लोगों से बात करी होगी। उन सब की एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद में एक सोशल मीडिया के ऊपर अपना प्रेजेंस, और ये आज से शुरू करना है, आज बुकिंग करिए, आज से शुरू करना है। अपना प्रेजेंस क्रिएट कीजिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए इस प्रोजेक्ट का। हो सकता है उसमें आज सिर्फ आप, आपकी वाइफ, 2 ही लोगों को ऐड कर लीजिए और कोई नहीं है तो। और प्रोजेक्ट का एक फेसबुक पेज बनाइए, प्रोजेक्ट का एक ट्विटर हैंडल बनाइए। जब आप प्रोजेक्ट के लिए मेहनत कर रहे होंगे, साइट्स पर जा रहे होंगे, लोगों से बात कर रहे होंगे और ब्रोकर से मिल रहे होंगे, तो या तो इस प्रोजेक्ट का कोई फेसबुक पेज ऑलरेडी बन रखा होगा या आपको इसके अंदर कोई ट्विटर हैंडल बन रखा होगा। है तो वहां ज्वाइन कीजिए, नहीं है तो स्टार्ट कीजिए। ये चीजें आज कीजिए अपना बुकिंग के समय, ताकि अगले 4 से 5 साल में जरूरत पड़ेगी तो आपको ये चीजें, मेहनत जो है आज की करी हुई मेहनत आपको आगे बहुत फायदा देगी, परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट के बाद अगली चीज, आपके जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं पहली से लेकर के आखिर तक, छोटी से छोटी रसीद, कोई भी ईमेल, कोई भी उसका प्रिंट आउट निकालिए। ये मत सोचिए कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप रियल एस्टेट जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट अपनी जिंदगी में 2 3 4 बार से ज्यादा नहीं करेंगे, और अगर आप उससे ज्यादा करते हैं तो भी ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उन सब डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकालिए, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। जो सबसे पुराना है, जो आज का है, वो सबसे नीचे, उसके बाद वाला उसके ऊपर, उसके बाद वाला उसके ऊपर, उसके बाद वाला उसके ऊपर। उसके बाद एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन लोग जरूरी हैं जो बिल्डर और ब्रोकर के ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। अभी तक आप सेल्स के लोगों से बातचीत चल रही थी जिन्होंने आपको प्रोजेक्ट दिलवाने में मदद करी है। अब आपको सेल से आगे मैनेजमेंट, बिल्डर का ओनर कौन है, ब्रोकर का ओनर कौन है, सीआरएम, उस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट कौन है, उस प्रोजेक्ट को बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंस्ट्रक्शन टीम का प्रोजेक्ट हेड कौन है,
उस बिल्डर की लीगल टीम कौन है, उस बिल्डर का लाइसेंस टीम कौन है। हर बिल्डर के पास में एक लाइसेंस टीम होती है जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ लाइसेंस करती है, लाइसेंसेस लेने के लिए, अप्रूवल्स लेने के लिए, फर्दर सरकार को जो गवर्नमेंट के लाइसेंस की कंडीशन रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने के लिए। तो इन सब लोगों के की लोगों के आपके पास में नाम, ईमेल आईडी, उनके फेसबुक पेजेस, उनके लिंक्डइन पेजेस, इन सब चीजों की डिटेल आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, सबसे पहले जो लाइसेंस बिल्डर को इशू किया गया है। नेक्स्ट, जो बाकी क्लियरेंसेस परमिशन बिल्डर को इशू की गई है। नेक्स्ट, जो रेरा सर्टिफिकेट बिल्डर को इशू किया गया है। नेक्स्ट, जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिला है। उससे अगला, जो रजिस्टर्ड बिल्डर बायर एग्रीमेंट है। उससे अगला, जब आप लोन लेंगे तो बैंक ने एक आपके बिल्डर को अप्रूव फॉर बैंक फंडिंग, एक जो भी बैंक या लोनिंग एंटिटियों ने अप्रूव फॉर बैंक फंडिंग की एक डॉक्यूमेंट देते हैं बिल्डर को, उस डॉक्यूमेंट की आपके पास में कॉपी होनी चाहिए। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस अप्रूव फॉर बैंक फंडिंग में लिखी हैं, बिकॉज जो लोन देने वाली कंपनीज हैं, चाहे वो कोई भी है, वो सब रेगुलेटेड कंपनीज हैं। उनको आरबीआई और नेशनल हाउसिंग बैंक के जो रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो वो अपने अप्रूव और बैंक फंडिंग डॉक्यूमेंट में बातें लिखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर पेमेंट शेड्यूल क्या है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। उसके बाद जितनी बार भी आपके पास पेमेंट की डिमांड आती है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको हर बार एक माइक्रोस्कोप लेकर के कायदे से एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। क्या चीज आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड कॉस्ट। शेड्यूल क्या है कंस्ट्रक्शन का, 4 साल में बनेगा, कौन से महीने में कौन सा काम होगा, कौन से क्वार्टर में कौन सा काम होगा, कौन से 6 महीने में कौन सा काम होगा, कौन से साल में कौन सा काम होगा, उसकी कीमत कितनी है, कितना पैसा लगेगा हर बार उस काम को होने में। कंस्ट्रक्शन का टाइमलाइन क्या है, अगर एक चीज को होने में 3 महीना लगता है, मैं आज अप्रैल 2023 में बुकिंग करवा रहा हूं, तो क्या 3 महीने बाद वहां पर लैंड का समतल होना शुरू हो जाएगा, क्या 3 महीने में वहां पर बेसमेंट की खुदाई शुरू हो जाएगी। ये सब चीजों की टाइमलाइन आपको उनकी प्रोजेक्ट टीम के साथ मीटिंग करके, और जब आप पेमेंट कर चुके हैं तो आपका अधिकार है कि बिल्डर आपको अपनी प्रोजेक्ट टीम से मिलाए। आप जाएं, मिले, इन सब चीजों को समझें। अब उस शुरुआत में मटेरियल क्या चाहिए, आप कहेंगे जमीन खोदने के लिए क्या मटेरियल चाहिए, हो सकता है जमीन खोदने के लिए कोई मटेरियल नहीं चाहिए, लेकिन जमीन खोदने के लिए वर्कमैनशिप तो चाहिए। क्या उसने जेसीबी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट इशू कर दिया है। उसके बाद जब भी आगे आगे काम होगा, बिल्डिंग के काम में दो चीज इंपॉर्टेंट होती हैं, सामान और लेबर। तो सामान खरीदने की कॉस्ट और टाइमलाइंस क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद उसको समय को पूरा करने में उस सामान से कितना समय लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग एजेंसीज। रेरा के आने के बाद में हर बिल्डर को अपनी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस समय समय पर रेरा को देनी पड़ती है। रेरा के अलावा वो और किस किस एजेंसी को उसे बताना पड़ता है कि मैंने इतना काम कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके पास में टाइमलाइन होनी चाहिए उन रिपोर्ट्स की कि भैया ये इस दिन इसको रेरा को ये सबमिट करना होगा कि मैंने प्लिंथ बना दिया है, मेरा 6 महीने कंस्ट्रक्शन का हो गया है। मेरे को इसके अलावा रेरा को उसको अपने एस्क्रो अकाउंट की डिटेल्स, कितना पेमेंट आया, कितना गया, ये डिटेल्स देनी पड़ती है। ये आपके पास पहले से होना चाहिए कि ये कौन कौन सी लिस्ट है जिनको वो, एक उसे किस किस एजेंसीज को देनी है, और दूसरा वो टाइमलाइन क्या है जब उसको वो रिपोर्ट जो है सबमिट करानी है। ये आपके पास पहले से लिखा हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉमन चैलेंजेस हैं जो आते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर। सबसे पहला जो चैलेंज आता है जी, डिले इन कंस्ट्रक्शन, कॉमन है। शायद ही कोई ऐसा बिल्डर है जो बिल्कुल एकदम नियर टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट बना के देता है। उसके बाद में पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, हालांकि अब तो ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो गिर ही गए, जैसे चिंतल का एक प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पर जिसमें कुछ फ्लोर्स कोलैप्स कर गए। पर फिनिशिंग के अंदर बहुत सारे बिल्डर स्ट्रक्चर को मजबूत कर लेते हैं ताकि जान माल का नुकसान ना हो, लेकिन पैसा कहाँ बचाते हैं, फिनिशिंग पुअर करते हैं। आपसे उसने पैसा जो है एक तैयार प्रोजेक्ट का लिया है, वो पुअर फिनिशिंग भी दे, ये भी आपके अधिकारों का हनन है। तो आपको पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन से अपने आप को सेफ गार्ड करना है। थर्ड, बिल्डर इंटरेस्ट चार्ज करता है डिले पेमेंट पर बायर से।
आपने अपनी पेमेंट टाइम से नहीं करी, उसका इंटरेस्ट आप पर लगाएगा। ये उसको रेरा में भी अधिकार है, और ये चीज वो बहुत बार लगाता रहता है। आपको आखिर में जब आप पोजेशन लेने जाते हैं तब आपको चिट्ठी मिलती है, जी आपका तो इतना इसके अंदर इंटरेस्ट ड्यू है। उसके बाद आस्किंग पेमेंट विदाउट ड्यू कंस्ट्रक्शन। मैंने अभी प्लास्टरिंग शुरू ही नहीं किया, बट आपको मैंने डिमांड भेज दिया कि मेरे प्लास्टर के लिए आप पेमेंट कीजिए, बिकॉज मेरा प्लास्टर का काम शुरू हो गया। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीजें कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्डर जो है आपसे पहले से ही पेमेंट मांग रहा है, काम किया नहीं है, आपसे पेमेंट मांग रहा है। फिर कई बार बिल्डर्स के साथ आप सबवेंशन का स्कीम में एंटर कर जाते हैं, जहां बिल्डर बोलता है बनने तक का ब्याज मैं दूंगा, और वो ब्याज देने में वो डिले करता जाता है। ये एक और चैलेंज आता है। उसके बाद बिल्डिंग तो बना दी, जो एमिनिटीज बनानी थी, जो फैसिलिटीज देनी थी, वो अभी करी नहीं है। क्लब हाउस बनाया ही नहीं है। क्लब हाउस बन गया तो उसके अंदर पूल नहीं बनाया है। अभी जो गैस बैंक बनाना था वो नहीं बनाया है, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन नहीं बनाया। फिर प्रोजेक्ट बना दिया, सरकार के ड्यूज बाकी हैं, डेवलपमेंट चार्जेस बाकी हैं, गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के पेमेंट देना बाकी है, सीवेज कनेक्शन के पेमेंट देने बाकी हैं, गवर्नमेंट को जो उसको जीएसटी जमा कराना था वो बाकी है। ऐसे बहुत सारे ड्यूज हैं। ये सब चैलेंजेस, आप अल्टीमेटली बायर हैं, आपको ये सब लाइबिलिटीज पता होनी चाहिए। नोएडा में बहुत सारे बिल्डर्स ने नोएडा अथॉरिटी का लैंड का ही पेमेंट नहीं किया, तो ये सब चीजें आपके पास में क्लियर होनी चाहिए। बेसिक सेफ्टी मेजर्स, आप जो भी बातचीत बिल्डर से करते हैं, जो भी आपका इंटरेक्शन, जो भी आपकी मीटिंग, जो भी आपकी साइट विजिट, कुछ भी आप करते हैं, आप उठ करके बिल्डर के ऑफिस गए, आप साइट विजिट गए, जो भी आप करते हैं, आप हर चीज को ईमेल पर फॉलो अप कीजिए। मान लीजिए, फर्ज कीजिए आज 24 मार्च है, आप गए, आपने बिल्डर के साथ में मीटिंग करा, 2 घंटा बातचीत हुई, सब कुछ वापस आए, और जैसे मैंने बोला था एक जीमेल आईडी बनाए जो इसी पर्पस के लिए है। उसका कारण ये था, एक अलग जीमेल आईडी जरूरी है, आजकल इतनी मेल्स आती हैं। अगर आप एक अपनी रोजमर्रा वाली जीमेल आईडी में अपनी प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करेंगे, कुछ टाइम बाद वो आपसे, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस ही लॉस्ट हो जाएगा। सो आकर के वापस आए, आपने मीटिंग करके वापस आए थे, आपने बिल्डर को एक चिट्ठी लिखनी है, सो एंड सो, आज मैं श्री विपुल चौधरी जी से मिला आपके गुड़गांव के ऑफिस में इतने बजे, उस मीटिंग में और ये लोग प्रेजेंट थे, हमारी ये बातचीत हुई, हमने आपको ये कमिटमेंट्स किए, आपने हमको ये कमिटमेंट्स किए। डॉक्यूमेंट कीजिए उस चीज को। उसका फायदा ये है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ये सारी मेल आपके लिए आने वाले टाइम में दे विल वर्क एज योर सेफ गार्ड्स। देन जब भी बिल्डर आपसे डिमांड करता है कि ये अगला पेमेंट कीजिए, इतना मैंने बना दिया, तो प्रूफ ऑफ कंस्ट्रक्शन मांगिए, जो उसने रेरा को सबमिट किया होगा कि उसने इतना काम कर दिया है। प्रूफ ऑफ कंस्ट्रक्शन मांगिए कि सर मुझे फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराइए। प्रूफ ऑफ कंस्ट्रक्शन मांगिए कि आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया है, एज पर रेरा आपने एस्क्रो अकाउंट से उसे पेमेंट किया होगा। प्रूफ ऑफ कंस्ट्रक्शन मांगिए, और उस प्रूफ ऑफ कंस्ट्रक्शन को रेरा के साथ में रीचेक कीजिए कि उसने ये कंस्ट्रक्शन के जो प्रूफ जो आपको दे रहा है उसने रेरा को भी दिए हैं या नहीं दिए। जहां तक हो सके पेमेंट करने से पहले साइट विजिट कीजिए कि क्या एक्चुअल में साइट पर भी इतना काम हो रहा है। ऐसे भी किस्से आए हैं जब बिल्डर ने रेरा को बोल दिया काम किया है, प्रूफ ऑफ कंस्ट्रक्शन भी सबमिट कर दिया, और जब ग्राउंड पर गए तो वहां काम हुआ ही नहीं है। तो आप अगर साइट पर जाकर के चेक करेंगे एटलीस्ट, बिल्कुल ही फ्रॉड करने पर अगर बिल्डर उतर गया है तो आपकी उससे बचत होगी। हर पेमेंट करने के बाद बिल्डर से अपना लेजर अकाउंट मांगिए कि मैंने पेमेंट किया, मुझे लेजर अकाउंट दीजिए, आपने कब डिमांड रेज की थी, आपको कब पेमेंट मिला। और उसको एक स्पेसिफिक ईमेल लिखें, जिस ईमेल के अंदर ये बिल्कुल क्लियर स्पष्ट लिखें कि भैया आज एज ऑफ टुडे कोई मेरा इंटरेस्ट ड्यू नहीं है। ये मैं बार बार किस लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज बिल्डर क्या बोलता करता है, आपको आज डिमांड भेज देता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं दिख रहा होता। आपने 4 दिन लेट किया, उसका सिस्टम उस 4 दिन लेट के इंटरेस्ट को अगली डिमांड में ऐड नहीं करता है, लेकिन उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट काउंट करता रहता है। और जब 4 साल बाद आप लेने जाते हैं तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट निकाल के बैठते हैं, बोले जी वो 4 दिन लेट था, वो आपने 4 दिन के डिले का इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, मैं इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करता रहा। बात ये नहीं है कि आप उस इंटरेस्ट को बाद में वेवर करवा सकते हैं या नहीं, या आप उस इंटरेस्ट के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं, नहीं, वो सब अलग बात है। आप पहले से अपने आप को सेफ गार्ड करके चलिए। आपने पेमेंट किया, उसके बाद में लेजर मांगने का राइट है आपका। आप मांगिए उससे ईमेल पर कि मैंने आपको ये पेमेंट किया है, वाइट सो एंड सो चेक नंबर। आपने किया, ये आपके बैंक ने किया, एक ही बात है। और
मुझे इसका लेजर अकाउंट दीजिए, और उसके बाद में एक फॉलोअप ईमेल डालिए कि मैं आपने लेजर अकाउंट के हिसाब से जो आपने मुझे लेजर भेजा है, मेरा आज की डेट में आपकी तरफ कोई इंटरेस्ट ड्यू नहीं है। इसके अलावा आप जो भी डॉक्यूमेंट बिल्डर को साइन करके देते हैं अपनी तरफ से, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर समय, डेट और प्लेस जहां साइन किया वो लिखिए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, और ये रीसेंट लर्निंग है। एक बिल्डर के साथ अभी काम किया, जहां वो रजिस्ट्री कराने से पहले, आज बायर ने 100% पेमेंट कर दिया है, वो अपनी रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में खड़ा है, बिल्डर का वकील आता है और बायर को बोलता है जी आप ये कागज साइन करो कि अब आपकी तरफ कोई हमारा ड्यू नहीं है और आप किसी तरह का हमारे अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं लोगे, नहीं तो रजिस्ट्री नहीं करेंगे। दिस इज ब्लैकमेल। बट बायर वहां पर अपना 100% पेमेंट करके बैठा है, वो बैकआउट नहीं कर सकता है क्योंकि उसको और परेशानी होगी। कोई बात नहीं, आप वहां पर डेट, टाइम और समय लिख दीजिए और जगह लिख दीजिए। डेट 25 मार्च, टाइम 3:18, प्लेस रजिस्ट्रार ऑफिस गुड़गांव। ये लिखना आपके अधिकार में। बिल्डर के वकील साहब इसको नोटिस भी नहीं करेंगे। रजिस्ट्री कराइए, उसके बाद जाकर के अगर आप बिल्डर के खिलाफ केस करते हैं तो आप बता सकते हैं सर ये मेरे को मेरे कनपटी पर बंदूक लगा के अंडर ड्यूरेस मुझसे साइन कराया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री से पहले 3:15, 4 बजे की मेरी रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री के अंदर टाइम नोट होता है। तो आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि आपने अपने लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट कर लिया, दैट बिल्डर क्रिएटेड ड्यूरेस ऑन यू, क्योंकि आप पहले से तैयार हैं। हर डॉक्यूमेंट पर टाइम डालें, डेट डालें, प्लेस डालें जहां पर आप साइन कर रहे हैं, जो समय है और जो डेट है। ये सब आपकी सेफ्टी मेजर्स। कौन कौन सी सरकारी एजेंसीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप मदद के लिए जा सकते हैं या जो जिम्मेवार हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए? फर्स्ट, लाइसेंसिंग अथॉरिटी। हरियाणा के अंदर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो होता है वो बेसिक लाइसेंस देता है। वही जितने भी लाइसेंसेस का बेसिक रेगुलेशन जो तैयार करता है वो वही करता है, और बिल्डर को लाइसेंस वही इशू करता है। तो सबसे पहले बिल्डर किसी भी तरह की कोई भी कमी, कोई बदमाशी, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशन करता है, आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पर अप्रोच करना चाहिए। नोएडा में है तो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा में है तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे पर है तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, गाजियाबाद में है तो गाजियाबाद अथॉरिटी, दिल्ली में है तो डीडीए। हर जगह की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो। नेक्स्ट, रेरा। रेरा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बाद आता है। लाइसेंस लेने के बाद में बिल्डर रेरा नंबर लेता है। अगर बिल्डर ने आपके साथ में कोई आपराधिक काम कर दिया, फ्रॉड ही कर दिया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, तो हर स्टेट पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंस में। इसके अलावा अगर आपके साथ में बहुत गलत हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर, ही इज द ओवरऑल एग्जीक्यूटिव हेड, ये जितने डिपार्टमेंट हैं सब उनके अंडर आते हैं। अदर देन रेरा, रेरा जुडिशरी है, बट इकोनॉमिक ऑफेंस, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये सब चीफ मिनिस्टर के अख्तियारात में आते हैं। चीफ मिनिस्टर को आप डायरेक्ट ईमेल लिख सकते हैं। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को डायरेक्ट ईमेल लिख सकते हैं। अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी को आप डायरेक्ट ईमेल लिख सकते हैं। इन सब की ईमेल आईडीज, रेरा की ईमेल आईडी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ईमेल आईडी, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की अपने जिले के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, इन सब की ईमेल आईडीज आपके पास में पहले से तैयार होनी चाहिए। ये आप 5 साल आपको ये लगातार करना पड़ेगा, अदरवाइज बाद में ये कहने का हक नहीं है कि बिल्डर ने हमारे साथ धोखा कर दिया। बिल्डर तो आपको एक बार, बिल्डर का बड़ा सिंपल सिस्टम है। जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो हावर यू है, एक बार जब आपका पेमेंट आ गया और आपने अब उसको मेजोरिटी पेमेंट दे दिया, 10-15 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ गए, देन हाउ आर यू से हु आर यू हो जाएगा, और वो अगले 4-5 साल चलेगा। आप ईमेल लिखेंगे, वो आपको जवाब नहीं देगा, उसे पेमेंट मांगना होगा तो आपको डिमांड भेजेगा। तो आपको अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, आपको बिल्डर पे भरोसा नहीं करना है, ब्रोकर पे भरोसा नहीं करना है। अगर चीजें गलत हो जाए, लेटेस्ट से चीजें गलत हो ही गई, तो क्या करें? तो बिना वेट किए तुरंत लीगल एक्शन लीजिए। आप वकील की फीस कभी नहीं बचा पाते। आपको लगता है बिल्डर से आपका कोई रिलेशन खराब नहीं होता है, बिल्डर से आपका क्या रिलेशन है? बिल्डर से आपका कमर्शियल रिलेशन है। आपने सामान लिया है, उसके बाद एवज में पैसा दे रहे हैं, बिल्डर का ये दायित्व बनता है कि वो आपको आपका सामान दे। रिलेशन क्या है? अगर आपने केस किया है, अगर बिल्डर और आपका सेटलमेंट होता है, आप केस विड्रॉ कर लीजिएगा। आपको केस करने से कभी नुकसान नहीं होता है। आप बिल्डर की जब डिले होता है या आपको बिल्डर जवाब नहीं दे रहा है या वो अपनी प्रोमिस के अंदर कमियां कर रहा है, उसकी एश्योरेंस से, उसकी प्रॉमिस पे भरोसा मत कीजिए। वो मीठी बातें हैं ताकि आप उसके खिलाफ एक्शन ना लें।
और ये मत वेट करें कि अच्छा वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 25 और लोग हैं, वो जब करेंगे तब मैं करूंगा, नहीं। आप शुरुआत कीजिए, आप सबसे पहले केस कीजिए, बाकी लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। आप अगर रेरा में जीतते हैं, आपको आपकी लीगल कॉस्ट मिलेगी, और आपको आपका ब्याज मिलेगा, और बिल्ड आपको सबसे पहले सेटल करने की कोशिश करेगा। तो आप जितना जल्दी अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे उतना आपको फायदा होगा। कभी भी इस चीज के अंदर सोचे मत, डिले मत कीजिए, परेशान मत होइए, और आश्वासन पर समय मत वेस्ट करते रहे। अच्छा वो कह रहा है मैं अब बना दूंगा, अच्छा जी वो कल कोरोना हो गया था, अच्छा अरे ये सब बातें व्यापार करने बैठा है उसे पता नहीं है। और हो गया था तो केस ही क्या है ना भाई, अपना प्रोमिस पूरा कर दे, मेरा कॉम्पनसेशन दे देना, मेरी लीगल कॉस्ट दे देना, मैं पैसा वापस ले लूंगा। रेरा का वकील जो है वो श्री राम जेठमलानी नहीं होता है कि पर अपीयरेंस 5 लाख रुपया ले। रेरा के वकील डॉक्यूमेंटेड केसेस होते हैं, कोई बहुत ज्यादा से इसके अंदर विटनेसेस नहीं होते, 40-50 हजार, 60 हजार, 70 हजार में पूरा केस लड़ लेता है। तो आपको ये पैसा नहीं बचाना चाहिए। अगर कहीं भी आपको लगता है फंस रहे हैं, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। रेरा कोर्ट बना ही रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ चीजें बताता हूँ, सुनने में बहुत अजीब सी लगेंगी, लेकिन इससे आपको बहुत सेफ गार्ड होगा। अगर आप कर सकते हैं तो एक ईएमआई पीछे चलिए, या एक इंस्टॉलमेंट पीछे चलिए। मतलब बिल्डर ने मेरे को आज पेमेंट करना था, बिल्डर ने मेरे से डिमांड मांगी, बिल्डर ने बोला अच्छा जी मैंने थर्ड फ्लोर की स्लैब बना दी है, 10 लाख रुपए दो। अब अगली उसकी पेमेंट आनी है 6 महीने बाद, कोई बात नहीं, मत कीजिए पेमेंट, आप अकेले नहीं है। ये कहने में अजीब सा लगता है, आप अकेले नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं, और लोग पेमेंट करेंगे, ये स्लैब बनाएगा, तसल्ली कीजिए, क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, इंटरेस्ट लगा देगा, चिट्ठी जरूर लिखेगा मैं यूनिट कैंसिल कर दूंगा, ऐसे कर दो। उस चिट्ठी से घबराइए मत, चिट्ठी लिखना और होने में फर्क होता है। कैंसिल करेगा तो उसे आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। मीनवाइल जब आपको ये तसल्ली हो जाएगी उसने इतना काम कर दिया है, तो आप पेमेंट कीजिए। एक ईएमआई पीछे चलने से फायदा क्या होता है कि बिल्डर ने काम ज्यादा किया होता है, आपका पेमेंट कम गया होता है, तो आपका एक्सपोजर जो है वो उतना नहीं है जितना काम हो गया है। मान लीजिए अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 30 करोड़ की तो लैंड है, मतलब 30% लैंड है। आपने अगर शुरू में 20% दिया है, और उसके बाद वो अगला 10% की डिमांड करता है, आपने 10% दिया है, उसके बाद वो अगले 10% की डिमांड करता है, और वो कीमत लगा चुका है 50%, तो एटलीस्ट आप सेफ गार्डेड है, बिकॉज इस 100 करोड़ में 15-20% उसका मुनाफा भी है। तो आप एक इंस्टॉलमेंट या एक ईएमआई पीछे चले, नुकसान नहीं होगा। आप अगर एक इंस्टॉलमेंट या एक ईएमआई पीछे चल रहे हैं, आप अपना बैंक का ब्याज भी बचा रहे हो उतना। और उसके बाद में जब वो आप पे इंटरेस्ट लगाएगा, नेगोशिएट कीजिए, बोले सर आपने यहाँ डिले किया, मैं ये कागज मांगता रहा, वहां पर आपने डिले किया, आपने मेरे को समय से डिटेल नहीं बताई कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, आपने मेरे को टाइमली अपडेट नहीं किया कंस्ट्रक्शन का, आप सिर्फ डिमांड भेज देते हैं, उसके साथ आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे, मैं किस बिना पर आपको पेमेंट करूँ। और बैंक ऑटोमेटिकली पेमेंट नहीं करेगा, बिल्डर आपके पास डिमांड भेजेगा, आप बैंक को डिमांड भेजेंगे, तब बिल्डर पेमेंट करता है। इसके अलावा जितने भी आपसे एग्रीमेंट ड्यूरेस के अंदर करवाता है, दबाव बना के करवाता है, आपने 90% पेमेंट कर रखा है, बिल्डर बोलता है जी मेरे पास आ जाओ, पोजेशन ले लो, 5 साल डिले है, पर मैं आपको पोजेशन तभी दूंगा जब आप मेरे से ये चिट्ठी साइन करते हो कि जी आपकी तरफ मेरा कोई ड्यू नहीं है, सेटलमेंट है। कोई बात नहीं, कर लो, आप करो, उसके बाद वापस से कोर्ट में जाइए, क्योंकि उसने डिले किया है, और आज आपको अंडर ड्यूरेस, मैंने अगर 5 साल से 90% का पेमेंट दे रखा है, मेरा प्रोजेक्ट बना नहीं है, और 5 साल का प्रोजेक्ट को 10 साल हो गए, आप जो चाहेंगे मैं चिट्ठी साइन करूंगा। अगर मेरे बच्चे को आपने किडनैप कर रखा है, तो उसका मैं रैंसम दूंगा, इससे ये थोड़ी कि आपका किडनैप होना सही हो गया, तो आप मुझसे रैंसम ले रहे हैं। आज तो मैं पहले अपने बच्चे को बचाऊंगा, तो आज मैं पहले पोजेशन लूंगा, रजिस्ट्री करूंगा, और फिर आपके अगेंस्ट में लीगल केस करूंगा। तो इसलिए एक ईएमआई पीछे चले, एग्रीमेंट जो आप ड्यूरेस में साइन करते हैं उसकी वजह से प्रेशर मत लीजिए कि वो हमने तो बिल्डर को एनओसी दे दिया, हमने तो बिल्डर को बोल दिया अब हमारी तरफ कोई ड्यू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ शीट शेयर करता हूं जो आपको बनानी चाहिए जिस दिन से आप अपना बुकिंग लेते हैं बिल्डर के साथ, ताकि आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये काम साथ साथ चलता रहे। बिल्डर आज डिफॉल्ट नहीं करेगा, 3 साल बाद डिफॉल्ट करेगा। जब वो 3 साल बाद डिफॉल्ट करेगा, उस दिन आपको वो कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं मिलेगी, वो ईमेल नहीं बनेगी, आप केस ही नहीं बना पाएंगे, आप अपने वकील से काम ही नहीं करा पाएंगे। उसके लिए क्या करना है,
उसके लिए अगले, अब आप कुछ शीट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, देखिए इनको। सबसे पहले, और इसीलिए मैंने बोला एक अलग जीमेल बनाए इस काम के लिए, जिसका उस जीमेल का टोटल काम जो है वो ये है कि आप इस इन्वेस्टमेंट को, इस परचेज को मैनेज करें। सबसे पहले की पीपल कौन कौन थे। सबसे पहले तो मेरे ऐसा चटक आदमी मिस्टर स्मार्ट सिंह जिसने आपको सामान बेचा है। ये लिस्ट आपकी गूगल ड्राइव में होनी चाहिए, फोन में नहीं, मतलब लैपटॉप पर नहीं होनी चाहिए। जो जीमेल आईडी बनाई है, जीमेल आपको इस सुविधा देता है, उसमें सफिशिएंट सी स्पेस होती है, उस गूगल ड्राइव में बनाइए ताकि ये डिटेल कभी भी लूज ना हो। आपका लैपटॉप टूट जाए, कंप्यूटर खराब हो जाए, लेकिन ये गूगल के आपके क्लाउड के अंदर ये आपकी डिटेल सेव्ड है। 10 लोग 20 लोग, उनकी डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी यहाँ होनी चाहिए। ये बड़ा खलीफा है ना, वो मिस्टर जो बिल्डर का ओनर है, उसका नाम तो आपको पता होगा, नाम लिखिए, कौन है। फोन नंबर नहीं देता उसका स्टाफ, कोई बात नहीं, ईमेल आईडी लीजिए। ईमेल आईडी आपको रेरा की साइट से मिल जाएगा जो उन्होंने जमा किया होगा, वहां ये सारी डिटेल्स आप अपने पास में शुरू से रखिए। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा था, सोशल मीडिया के लिंक्स बनाइए, फेसबुक पेज बनाइए। मैंने आज प्रोजेक्ट डीएलएफ XYZ प्रोजेक्ट लिया, उसका एक फेसबुक पेज बनाइए। अगर बना हुआ है तो उसको ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक क्या डालिए, अपना लॉगिन आईडी डालिए। ट्विटर के ऊपर हैंडल बनाइए DLF XYZ। व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप बनाइए, और किसी बायर को जानते हैं उसको ऐड कीजिए, और ब्रोकर्स को जानते हैं उनको उस ग्रुप में ऐड कीजिए। बिल्डर की साइट का लिंक यहाँ पर डालें, रेरा की जो प्रोजेक्ट डिटेल्स का लिंक है वो यहाँ पर डालें। ये सब आपके टूल्स हैं, ये आप अपनी बुकिंग को मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट, सरकार ने जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए, जो आपने को ऑफिस फाइल बनाई थी, उसको अब डिजिटाइजेशन करना है। जो शुरू में जब बिल्डर गवर्नमेंट के पास जाता है तो गवर्नमेंट उसको एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देती है, उसकी चिट्ठी, डेट कब मिली थी वो सरकार से, किसने इशू किया था, उसके बाद में ये सब चीजें आप डिटेल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट से, आपको एक सिलसिलेवार तरीके से पता लगता रहेगा। आपके पास भी अपडेट्स रहेंगे, अब बना, अब बना, अब बना, अब बना, ये इस तरह से। बिल्डर के साथ जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट, जो व्हाट्सएप पर ब्रोशर भेजा था, कौन सी डेट को भेजा, कब तक वो वैलिड है एडवर्टीजमेंट, वेबसाइट का लिंक क्या था, ऑफर जो आपको भेजा, ऑफर के अंदर वो डिटेल्स लिख के भेजी, जी बहुत अच्छा है, ये है, वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने एक ईमेल आईडी बनाई थी, उसी ईमेल आईडी पर ये ऑफर लीजिए, उस, या इसको फॉरवर्ड कीजिए वहां पर, और उसके बाद में उसका लिंक डालिए। फिर जो आपने अपनी तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा था, जो शुरू में 1 लाख रुपए का चेक भेजते हैं, विच इज नॉट 10%, बट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि मैं आपके प्रोजेक्ट, आने वाले भावी प्रोजेक्ट में लेना चाहता हूँ, उसकी डिटेल, बुकिंग चेक की डिटेल, अलॉटमेंट लेटर की डिटेल, बिल्डर, ये इसके अंदर ये सब अपने गूगल ड्राइव के एक्सेल के अंदर ये सब चीजें डालना शुरू कीजिए, ताकि आपको बार बार कागज ना खंगालने पड़े। आपके लैपटॉप में, आपके एक हैंडल डिवाइस में ये डिटेल्स आपके पास आ। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टीम से मीटिंग करते हैं, वहां पर जाएं, समझें शेड्यूल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है जी, अर्थवर्क, साइट लेवलिंग, डिगिंग करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट, उसका कितना समय लगेगा, मेन वर्क के सब वर्क्स में कितना समय लगेगा, अप्रोक्सीमेट टाइम कब तक है, कितना 2 से 3 महीना लगता है, डेट कब तक है, मटेरियल क्या क्या लेना है, मटेरियल खरीदने की टाइमलाइन कितनी है, मटेरियल वर्कमैनशिप में कितना टाइम लगेगा, स्टेट ऑफ सब कंस्ट्रक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ वर्कमैनशिप। ये सब चीजें आपको इसमें एक्यूरेट नहीं होना है, आपको बिल्डिंग नहीं बनानी है, बट आपको इसके अंदर अपने लिए सुरक्षा क्रिएट करनी है। आपको ये पता होगा तो आप अपना सेफगार्ड कर पाएंगे। आपको पता है कि बिल्डर किस दिशा में जा रहा है, क्या वो अपनी प्रोमिस को जैसे बोला पूरा कर रहा है या नहीं। उसके बाद आपकी जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है बिल्डर से, उसको डिजिटाइज करना शुरू कीजिए। मैंने आज सबसे पहले अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट किया जी, उसके अंदर मुझे ईमेल आई, कहाँ गया, मिलने गया, किस किस से इंटरेक्शन किया, बिल्डर या ब्रोकर की सेल्स टीम से इंटरेक्शन किया, किस किस से इंटरेक्शन किया, नाम लिखे, विपुल चौधरी से आज बात कर रहे हैं, 5 साल बाद आपको पता ही नहीं है विपुल चौधरी होगा या नहीं होगा। आज तो उसने सेल्स करी, दुकान बंद करी, चला गया, आप क्या कर लेंगे। आपके पास एटलीस्ट नाम होगा कि इससे मैंने उस दिन बात करी थी, ये इंडिविजुअल था, डेट होगी, टाइम होगा, जगह होगी, आप फिजिकल मोड होगा कि मैं मिलने गया था उसके ऑफिस में, मिनट्स होंगे, हम ये बात हुई थी, उसने मुझे प्रोजेक्ट दिया था, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर है। और जो भी आपने बातचीत करी, जैसे मैंने शुरू में कहा था, आप मेल लिख करके उसको मिनिटाइज कीजिए।
तो आपके पास में, और उस मेल का लिंक रखिए। फिर डॉक्यूमेंट्स की समरी, अलॉटमेंट लेटर आया, उसमें मेन बातें क्या थी, यूनिट नंबर, डेट, साइज, कंप्लीशन, पेमेंट, ये सारी चीजें समराइज कीजिए। 15 की पॉइंट क्या थे मेरे 15 की पॉइंट रेरा सेट्स के अंदर, क्या थे मेरे 15 की पॉइंट बिल्डर बाय एग्रीमेंट में, क्या थे मेरे 15 की पॉइंट डिमांड लेटर के अंदर। आपको अपना इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि आपका जो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, जिसका फ्रूटिशन अगले 2 से 5 साल में जाकर होना है, वहां आपके साथ में बिल्डर किसी तरह का धोखा ना कर दे। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your